हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं। आप जैसे कि अगर पेपर को उठा के देखेंगे, जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है टर्म टू एग्जाम के लिए, तो टर्म टू एग्जाम में आप बेसिकली देखेंगे शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाएंगे। अब शॉर्ट आंसर और ये वेरी शॉर्ट आंसर जो है, यहां पर आपको डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बताओ, दो टॉपिक्स दे देते उसके बीच में। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको दो वीडियोस में आपके जो टर्म टू सिलेबस की चारों बुक्स हैं, तो दो दो करके, जैसे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली होगा क्या, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये 4, 5, 8, 10 क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आ सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपको सिविक्स और इकोनॉमिक्स का चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में आपको वो भी दे दूंगा मैं। ठीक है, आप बस समस्या बताते जाओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम सीखेंगे भी कि कैसे डिफरेंशिएट बिटवीन जो ये डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें डील करना होता है, क्या अप्रोच रखनी होती है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले ये है कि ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, किस तरह से कौन सा वीडियो आने वाला है। फाइन। तो अब देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस। क्या होता है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस जो रहते हैं तो उसको हमेशा आप टेबल में लिखो। कैसे? फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपसे कुछ पूछा है, डिफरेंशिएट करने को पूछा है, किसके बीच में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बीच में। तो आप जब क्या करते हैं, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में उसका आंसर देते हैं ना, टेबुलर फॉर्म में उसका आंसर देते हैं, तो ये एक बहुत ही मददगार चीज साबित होती है। क्यों, कैसे, वो मैं समझाता हूं। पहले बेसिक्स समझ लो। हाँ, ये बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबुलर फॉर्म में आंसर क्यों देना है। क्या होता है ना, अगर ये आंसर आप पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं या फिर पॉइंट्स में ऐसे लिख के देते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिख दिया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखे, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिख दिया और फिर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखे, तो अब दोनों ही तरह की अप्रोच में जो एग्जामिनर रहेगा वो कॉपी कैसे चेक करेगा पता है। यहां पे उसे एग्जामिनर को सारे पॉइंट्स पढ़ना पड़ेंगे, फिर वो सारे पॉइंट्स यहां पढ़ेंगे, फिर वो ऊपर देखेंगे एक बार, फिर नीचे देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएट करेंगे। लेकिन जब आप टेबुलर फॉर्म में देते हो तो टेबुलर फॉर्म में क्या है, बेसिकली आप शॉर्ट पॉइंट्स में, ठीक है, कंट्रास्टिंग पॉइंट्स आमने सामने लिख देते हो। कंट्रास्टिंग पॉइंट्स कैसे आमने सामने लिख देते हो? कंट्रास्टिंग पॉइंट ऐसे लिख देते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कह सकते हैं विमेन का पार्टिसिपेशन उतना बढ़ चढ़ के नहीं था जितना सिविल डिसोबीडियंस में था, तो वो विमेन वाला पॉइंट हाईलाइट हो जाता है एग्जामिनर को। समझ में आ रही है मेरी बात? तो उस तरह से क्या है, और ये प्रेजेंटेबल भी ज्यादा बेहतर लगता है, ये प्रेजेंटेबल भी ज्यादा बेहतर लगता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली, टेक्निकली आप हर चीज में समझोगे ना, जब डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस आप टेबुलर फॉर्मेट में लिखते हो तो वो आपको एज दिलवाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, देखो दीज आर माय पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो एंड यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस उस बेसिस पे भी बता रहा हूं मैं आपको कि मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पे आपको इससे मदद मिलती है। तो ऑलवेज सॉल्व देम इन टेबुलर फॉर्मेट। जितने भी डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस को टेबल वाले फॉर्मेट में ही सॉल्व करना, यू विल गेट द एडवांटेज। ठीक है, दिस इज माय प्रॉमिस, ये आपको एडवांटेज दिलाएंगे। ठीक, अब यहां पे एक थंब रूल क्या रहेगा, यहां पे एक थंब रूल ये रहेगा कि जितने मार्क्स अलॉटेड हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि वेरी शॉर्ट आंसर 2 नंबर वाले और शॉर्ट आंसर, यहां पे हम गेस कर सकते हैं कि 5 और 3 8 क्वेश्चन में से देख लेना एक ना एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये जो 8 क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो इन 8 क्वेश्चंस में एक ना एक क्या रहेगा, आपको डिफरेंशिएट टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो जिसमें अगर 2 नंबर का आता है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको लिखना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। 3 नंबर का आता है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, तीनों में मतलब दोनों ही ब्रैकेट में, दोनों ही टॉपिक्स में 3-3 पॉइंट लिखना रहेंगे। समझे कि नहीं समझे इस चीज को? तो उस सेंस में क्या है, जितना नंबर है, मतलब माथा देखो तिलक करो, ठीक है, तो जितना मार्क्स अलॉटेड है उस क्वेश्चन को, उतने नंबर ऑफ पॉइंट तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, उतने नंबर ऑफ पॉइंट आपको वहां पे लिखना चाहिए। ट्राई टू गिव एग्जांपल्स वेरेवर पॉसिबल। अब क्या होता है, कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन ऐसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, जैसे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। तो आप फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में एग्जांपल दे सकते हो, क्या है कि बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गए। इनफॉर्मल में आप लिख सकते हो फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इकोनॉमिक्स और सिविक्स के भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए, कुछ छाटे बिने हुए कि हाँ क्या आ सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो ऑलवेज सॉल्व देम इन द टेबुलर फॉर्मेट। समझ में आ गया? मार्क्स अलॉटेड के हिसाब से
तीसरी चीज ये है कि जब डिफरेंशिएट बिटवीन में लिखते हो तो दो टॉपिक्स के अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर है वहां पे तो वहां लिख देना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड का एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं, तो वहां पे आप इंडस्ट्रीज के नाम लिख दो कि ये इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड में आ जाएगी, ये मिनरल बेस्ड में आ जाएगी। समझ में आया? तो उस सेंस में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड हियर वी गो। तो अगर हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री से देखो, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट बिटवीन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आपको ऐसा लगता है ना सर इसके अलावा भी हमने ये एग्जाम में क्वेश्चन देखा था, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर देखो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसा भी आया था। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, देखो अब क्वेश्चन तो ऐसे हर चीज पे बनाया जा सकता है क्या कि मतलब बारीक से बारीक चीज पे क्वेश्चन निकाल के बनाया जा सकता है, लेकिन हम ब्रॉडली देखें जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन जिनकी पॉसिबिलिटी या फिर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं आपको कवर करवाते चलूंगा। तो डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयकॉटिंग एंड पिकेटिंग, ठीक है। तो पिकेटिंग और बॉयकॉटिंग में क्या डिफरेंस होता है? तो पिकेटिंग और बॉयकॉटिंग दोनों ही किससे एसोसिएटेड है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। वेरी शॉर्ट आंसर में अगर क्वेश्चन आ गया आपका डायरेक्ट, तो आपको क्या है, बॉयकॉटिंग इधर बता देना है, पिकेटिंग इधर बता देना है, ठीक है। और आप चाहो तो एक इंट्रो में ऐसा लिख सकते हो कि पिकेटिंग एंड बॉयकॉटिंग, ठीक है, बोथ, ठीक है, बोथ द टाइप ऑफ एक्टिविटीज, बोथ द टाइप ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, बोथ द टाइप ऑफ एक्टिविटीज वर, ठीक है, वर देयर इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉटिंग भी होती है और पिकेटिंग भी होती है, ठीक है। तो जैसे लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ध्यान आया स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, तो वैसे बॉयकॉटिंग और पिकेटिंग। अगर बॉयकॉटिंग की बात करें तो बॉयकॉटिंग क्या होता है? द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज और बाय एंड यूज थिंग्स, यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। जब आप क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, उसे बॉयकॉट करना कहते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर रिफ्यूजिंग टू डील और एसोसिएट विद एनी प्रोडक्ट, ये एक तरह का प्रोटेस्ट हो गया कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, ये बॉयकॉटिंग में हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें पिकेटिंग की, तो पिकेटिंग में क्या होगा, देखो पिकेटिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट, ठीक है, ठीक है, बोथ द टाइप्स ऑफ क्या था यहाँ पे, ठीक है, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटीज वर देयर, ठीक है, वर देयर इन नॉन कॉपरेशन। तो पिकेटिंग की अगर बात करें तो अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, ठीक है। जब क्या कर देते हैं, हम गेट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। गेट पर कैसे बैठ जाते हैं कि चाबी नहीं घूमी है यहाँ पे एक तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी एंट्रेंस का, शॉप का, कह सकते हैं ऑफिस का, क्या कर रहे हैं, एंट्रेंस ब्लॉक कर देते, बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, उस टाइप से, ठीक है। तो वो पिकेटिंग होता है। तो लिकर शॉप्स वर पिकेटेड मतलब क्या है, शराब की दुकान बंद करने के लिए लोग सामने बैठ गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ध्यान आया? तो ऐसे बॉयकॉटिंग और पिकेटिंग पे एक डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा और जो पूछा भी गया है, ठीक है, ये सारे नोट्स वगैरह जो है तो मैं आप मतलब ये पीडीएफ जो रहेगा इस सेशन का, ये आप कम्युनिटी टैब से डाउनलोड कर सकते हो, मैं बताऊंगा लास्ट में, हाँ। तो मिल जाएंगे आंसर, घबराना मत, लिखने के में परेशान मत होना, पहले समझ लो। तो दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक्सप्लेन। तो सिविल डिसोबीडियंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे डिफरेंस था, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से एंड तक बताना रहेगी चीजें, 5 पॉइंट बताना रहेगा। देखो मैक्सिमम 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है ना, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से ज्यादा में नहीं पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर मैक्सिमम 5 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 पॉइंट है आपके पास। क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, क्या देखेंगे, 1921, जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930 बाय महात्मा गांधी आफ्टर दी, कह सकते हैं क्या, डांडी मार्च, उस तरह से लिख सकते हो, डांडी मार्च के बाद में। तो और पॉइंट ऐड करना चाहो तो अगर इसमें, ठीक है। तो इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस का दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया, एक पॉइंट। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ड्यू टू कह सकते हैं खिलाफत, ड्यू टू खिलाफत इशू, ठीक है, ड्यू टू खिलाफत इशू मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। खिलाफत इशू के कारण मुस्लिम कम्युनिटी ने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेट किया, कहां पे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। और वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड हिंदू महासभा प्रिवेंटेड द मुस्लिम टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस समय तक आप देखेंगे तो कम्युनल एटमॉस्फेयर कैसा हो गया था, आपको देखने को मिलेगा कि टेंशन डेवलप हो गई थी। तो इस कारण से हिंदू मुस्लिम यूनिटी उतनी इंश्योर नहीं कर पाए थे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और यही एक लिमिटेशन भी थी, ध्यान आया? तो यही एक लिमिटेशन भी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो एक पॉइंट आप ये लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, इन दिस मूवमेंट विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन उतना नहीं था।
अगला पॉइंट आप लिख देंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, ध्यान आ रहा है? तो यहां पे विमेन वाला पॉइंट एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जिसने भी पार्टिसिपेट किया, हिंदूज ने, मुस्लिम्स ने, विमेन ने किया नहीं किया, लेकिन पार्टिसिपेशन कहां तक सीमित था कि पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश। ठीक है, तो यहां पे क्या है, बोला था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे टाइटल सरेंडर कर देंगे, हम स्कूल छोड़ देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे कॉपरेशन हटाने की बात करी थी कि वी विल नॉट कोऑपरेट, तो कॉपरेशन हटाने की बात करी थी। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के केस में क्या था, पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। तो यहां पे सिविल मतलब मासेस जो थी, तो जनता से ये बोला गया कि आप कॉपरेशन हटाओगे अपना, वहां तक तो ठीक है, कॉपरेशन हटाने के साथ साथ में आपको डिसओबे भी करना है, आपको मना कर देना है कि हम आपकी बात नहीं मान रहे। ठीक है, तो ये सिविल डिसओबीडियंस का पार्ट था, ये सिविल डिसओबीडियंस का पार्ट था। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया ना क्या कहानी है? उस तरह से आपको कहानी समझ में आ गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। समझ में आई कहानी? फिर आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी क्या है? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन बाय गांधी जी ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा। अब स्टार्टिंग से एंड तक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया था? क्योंकि आप क्या देखेंगे, चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था, जहां पे पुलिस स्टेशन जला दिया था। ठीक है, और वैसे आप देखोगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया था? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया था, महात्मा गांधी ने बोला था मैं चलूंगा आपके साथ, कहां, लंदन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में क्लियर हुआ। तो उस तरह से द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉन इन 1931 व्हेन गांधी जी साइन गांधी इरविन पैक्ट। तो दोनों का कह सकते हैं जो विड्रॉल पॉइंट था वो भी अलग अलग था। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो हिस्ट्री में, क्योंकि आपका एक ही चैप्टर आ रहा है, यहां से ये दो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, या फिर पिछले सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये हो गया। अब अगर ज्योग्राफी की बात करें, समझते चलो, अब अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में क्या कहानी रहेगी? देखिए, ज्योग्राफी में बेसिकली आपको ज्योग्राफी का और क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन है तो वहां पे डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चन बनना बहुत आसान है। तो ज्योग्राफी का और क्लासिफिकेशन का जन्म जन्म का रिश्ता है। ठीक है, जन्म जन्म का रिश्ता है, तो आपको वो चीज ध्यान रखना होगी कि ये जो टॉपिक है आपका, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक है, वहां से बहुत हाई एंड पॉसिबिलिटी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक में से क्वेश्चन बन के आए आपका। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या है? तो क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करने को दिया जा सकता है क्वेश्चन, रॉ मटेरियल के बेसिस पे। जैसे अगर आप देखेंगे, देखो ये वाला टॉपिक जो है आपकी बुक का, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ की रोल प्लेड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, स्मॉल स्केल होती है, लार्ज स्केल होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री से डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप के क्वेश्चन जो है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे मैं सारे नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपको टॉपिक बता दिया, ये सिमिलर क्वेश्चंस बता दूंगा और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये सिमिलर क्वेश्चंस में आप एक दो क्वेश्चन खुद से लिखने का प्रयास करना। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो देखो क्या है। तो क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पूछा है, तो आप ऐसे बढ़िया से लिखोगे, द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एग्रो बेस्ड क्या है? Agro based, all those industries which obtain their raw material from the agricultural product are known as agro based industries. वहीं पे mineral based industries कौन सी होगी? तो industries where the source of raw material is minerals. ठीक है, source of raw material are, ठीक है, minerals are known as mineral based industries. ठीक है, तो ये industries mineral based industries कहलाती हैं। समझ में आया? तो कॉटन, जूट, रबर, शुगर इंडस्ट्रीज आर सम एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और वैसे ही मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जो मिनरल से चल रही है, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर सम प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वेरी सिंपल, तो आपका एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं जैसे कि ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इस टॉपिक से और क्या सिमिलर क्वेश्चंस बन सकते हैं? इस टॉपिक से और क्या सिमिलर क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल प्लेड इन मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान करो, तो कुछ की इंडस्ट्रीज होती है और कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। आयरन स्टील की का हो जाएगा और बेसिक इंडस्ट्री का कंज्यूमर इंडस्ट्री हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो पैटर्न आपने यहां अडॉप्ट किया, टेबुलर फॉर्मेट, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े। तो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट? ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2 तरह की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है? ठीक है, तो यहां पे आपसे 2 तरह की पूछी, तो स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड। तो अब यहां पे क्लासिफिकेशन
4 नंबर में आ गया, तो आप 4 नंबर में 4 टेबल बनाओगे क्या? नहीं। तब यहां पे आप क्या कर देना, तब यहां पे आप सिंपल पैराग्राफ में लिख देना, ठीक है, जहां 2 से ज्यादा आपके ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो वो चीज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर और क्या सकते हैं, उसके अलावा क्या है, कोऑपरेटिव्स, ठीक, वो हो गया। ये सारे आंसर्स अटेम्प्ट करना, ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया, पैटर्न बता दिया, अटेम्प्ट खुद करना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इन फिनिश्ड गुड्स इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्सप्लेन। तो यहां पे क्या हो जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट वेट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज में आयरन स्टील लिख सकते हो, लाइट वेट इंडस्ट्रीज में आप इलेक्ट्रॉनिक बल्ब वाली इंडस्ट्री लिख सकते हो, ठीक है, एज यू विश। तो वही ये वाला पैटर्न रहेगा हमारा, इस तरह से बन जाएंगे क्वेश्चन। अब क्या एक क्वेश्चन ये बन गया, डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये ओनरशिप के अंदर से क्वेश्चन आ गया, बनेगा ये, अटेम्प्ट करना। यहां पे आपको सभी को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे जो मैं बता रहा हूं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एक हो गया। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो अब एक, जैसे यहां पे ये आ जाएगा इस चैप्टर से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक और जो पॉसिबिलिटी लगी मुझे क्वेश्चन आने की, वो ये है कि मिनी स्टील प्लांट पे आ गया क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पे आ गया। खूब से खूब 3 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, 3 या 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखें तो मिनी स्टील प्लांट और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या डिफरेंस लिखोगे, तो दे आर स्मॉल एज कंपेयर टू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एंड, ठीक है, स्टील इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। चलो अब यहां पे क्या हो गया, दे आर लार्ज स्टील प्लांट्स व्हिच हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मिनी स्टील प्लांट्स यूज स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन, ठीक है। और वैसे आप देखोगे तो ये क्या करता है, ओर्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इंटीग्रेटेड में क्या है, सब कुछ होलिस्टिक वे में चल रहा होता है। मिनी स्टील प्लांट में आप क्या देखेंगे, छोटे लेवल पे चल रहा होता है। तो यहां पे जो आउटपुट मिलेगा, दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टील्स, ठीक है। तो यहां पे माइल्ड और अलॉय, मतलब मैं वही कह रहा हूं ना, यहां पे सब कुछ इंटीग्रेटेड वे में जब चल रहा है तो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चीजें निकलेगी, लेकिन यहां पे क्या होगा, माइनर लेवल पे काम हो रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपने देख लिया, मिनी स्टील प्लांट और मतलब टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री नहीं है, बेसिकली ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आ जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली ये आयरन एंड स्टील से हो जाएगा, आयरन एंड, ठीक है, स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के टॉपिक से आ जाएगा। क्लियर है? तो एक पॉइंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में मुझे लगा जिसपे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। अब अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज की बात करें। आ जाओ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोड, लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे डिफरेंशिएट करो। तो ये बहुत जनरल हो गया, लेकिन स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, तो जैसे एक क्वेश्चन ये जरूर आता है, ये जो टॉपिक है ना आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, यहां से नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज के बीच में। सिमिलरली अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, अब आपको क्लासिफिकेशन पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर रोड है, बॉर्डर रोड है। तो ये 6 तरह का जो क्लासिफिकेशन है ना, तो इसके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखोगे तो ये फॉर एग्जांपल ये रहा कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं। लेकिन जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स वाली कहानी है, तो उस पर क्वेश्चन बनना तय है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन बनना तय। अगर डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस चैप्टर से ये एक हाई एंड पॉसिबिलिटी लेके चलता है, प्रोबेबिलिटी लेके चलता है, ये वाला टॉपिक समझ में आया। तो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की अगर हम बात करें, तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, इसमें 2 चीजें ध्यान रखना कि कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं रोड, और दूसरी चीज इसे कौन बनाता है। चल सर ये तो 2 नंबर का ही हुआ, 3 नंबर में आ गया, तो 3 नंबर में आ गया तो 3 नंबर के हिसाब से डील करना। समझाता हूं, देखो क्या है। तो जैसे सिंपल, पहले तो ये बताना, मैंने आपको 2 चीजें सिखाई है कि कनेक्टिविटी कहां रहेगी और हु मेंटेन्स, ये 2 चीज सब में ध्यान रखना। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी, नेशनल हाईवे में भी, डिस्ट्रिक्ट रोड में भी, स्टेट हाईवे में भी, बॉर्डर रोड्स में भी, सब में, ठीक है। तो कनेक्टिविटी कहां रहती है, तो कनेक्टिविटी की अगर बात करें हम, तो दीज हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, आपने एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे कनेक्ट्स स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ता है। अब नेशनल हाईवेज को मेंटेन कौन करता है, तो लेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो कौन मेंटेन कर रहा है, क्या कनेक्टिविटी है, ये थंब रूल ध्यान रहेगा। तो इसी थंब रूल से आप कुछ भी आता है डिफरेंशिएट करने को अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज से, तो वो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फिर अगर हम देखें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड्स में अगर पूछ लिया, तो स्टेट हाईवेज क्या कर रहे हैं, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर इंपॉर्टेंट
प्लेसेस इन दी डिस्ट्रिक्ट से जोड़ते हैं। मेंटेन कौन करता है? तो स्टेट हाईवे को जैसे अगर आप देखेंगे तो स्टेट हाईवे को कौन मेंटेन करता है? आपका पीडब्ल्यूडी, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट रोड जो है तो इसको जिला परिषद जो है, ठीक है, वो मेंटेन करता है। समझ में आया? वो चीज रहती है। अब 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब जैसे हाँ, यहां पे आपसे मैंने पूछ लिया कि 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिखोगे 3 नंबर के क्वेश्चन में? 3 नंबर के क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक सिंपल सी चीज लिखना रहेगी यहाँ पे। अब क्या लिखें सर? इसमें 2 ही चीज आती, आपने तो 2 ही बताया, लेकिन इसमें आप वहां पे हाथ नहीं खड़ा कर देना सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सोचो, तो आप इसमें लिख सकते हो कि नेशनल हाईवे जो रहते हैं, तो नेशनल हाईवे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। स्टेट हाईवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल थ्रू कनेक्टिविटी इन दी वेरियस प्लेसेस एट स्टेट। ठीक है, तो स्टेट लेवल के लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो आपको आपकी कंसाइंस का इस्तेमाल करना रहेगा, वहां घबराना नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखो, तो डिफरेंस बिटवीन स्टेट हाईवे डिस्ट्रिक्ट हाईवे वैसा आ गया। ठीक है, वैसे आप जैसे देखेंगे 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे और बॉर्डर रोड्स पे पूछ लिया, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सब सोचो, अब यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत आराम से बन जाएंगे। कौन? पहली चीज तो 2 पॉइंटर तो हमें पता ही है। 2 पॉइंटर हमें क्या पता है? कनेक्टिविटी कहां है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, बॉर्डर रोड्स की कहां है, कौन मेंटेन करता है? इधर ब्रो है तो इधर एनएचएआई है। उसके अलावा आप लिख सकते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कॉरिडोर है। बॉर्डर रोड जो है, तो बॉर्डर रोड्स को जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, 3 पॉइंट आपको अपने हिसाब से कंसाइंस का इस्तेमाल करते हुए लिख दोगे। 2 के थंब रूल तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, वैसे एक और क्वेश्चन जो बन सकता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड के बेसिस पे रोड्स को आप 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। क्या क्या है वो? तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो यहां पे आप मेटल रोड्स और अनमेटल रोड्स के बारे में लिख सकते हो। मेटल रोड्स में क्या जाएगा? मेटल रोड्स वो जो किससे बने रहते हैं? लोहा लगा देते नहीं, लोहा भी रहता है उसमें, तो जैसे क्या है, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, बिटुमिन ऑफ कोल हो गया, डामर वाले जो रोड होते हैं। ठीक है, तो ये पक्का रोड होते हैं, ऑल वेदर मोटरेबल रोड्स होते हैं। वहीं पे अनमेटल रोड जो होते हैं तो मेड ऑफ मड एंड स्टोन्स, गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन। बरसात में किसी काम के नहीं रहते, बरसात में जाओगे तो घप जाओगे वहां पे। ठीक है, एक ये हो गया। और इसके बाद में जैसे आप इस चैप्टर में और देखोगे तो बेसिकली ज्योग्राफी से ज्यादा क्लासिफिकेशन वाली चीजें रहती है, और इसलिए मैंने आपको बताया भी है। बाकी इस चैप्टर में आप क्या, जैसे वाटरवेज और एयरवेज के बीच में डिफरेंशिएट करना पूछ रहे हो, तो वो रेयरेस्ट केस है, रेयरेस्ट केस है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना बड़ा कैटेगरी वो डिफरेंशिएट करने को पूछेंगे। हाँ, अब क्या होता है, बहुत ही डीप में जाके जैसे माइनर पोर्ट और मेजर पोर्ट, लेकिन उसके क्वेश्चन मैंने आज तक देखे नहीं है, तो उसके लिए इंक्लूड नहीं किया उसे। फिर क्या है, जैसे ट्रेड हो गया, तो ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड क्या होता है, तो उसमें सिंपल से पॉइंट है कि 2 देशों के बीच में ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और ट्रेड सिंपल क्या होता है, दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ट्रेड होना। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट्स है, इनकी पॉसिबिलिटी कम है। बाकी एक ये वाला जो पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है। कौन सा वाला? डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, 2 लोगों के बीच में बेहतर तरह से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज लेटर्स, ईमेल्स, एसएमएस, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सारी चीजें आ जाएगी जो पर्सनली इंसान इस्तेमाल करता है। मास कम्युनिकेशन में आप क्या देखेंगे? मास कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन अमंग मासेस, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस। तो उसमें क्या जाएगा? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें। समझ में आया? सो वेरी सिंपल। इस तरह से मैंने आपको कुछ, आई गेस शायद ये 20 से 25 मिनट में मैंने आपको क्या कर दिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 2 इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों ही बुक के जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बता दिए। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली हम तैयारी कर लेंगे किसके लिए? इकोनॉमिक्स और सिविक्स के लिए भी। अब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, और ये आज आपको, जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन ये वीडियो मिल रहा है, ठीक है, 30 अप्रैल को, तो ये उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है। और ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यू शुड थिंक अबाउट इट कि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में अनअकैडमी पर लर्निंग फेस्टिवल चला, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इस बेनिफिट को एंजॉय किया। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसी चीज थी। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा था, मात्र मिल रहा है, मतलब आज रात 12 बजे तक और है, तो 299 रुपीज में। ये 299 भी और कम हो सकता है, इस पे भी आपका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। एडवांटेज ये है कि आप क्या कर सकते हो, खास करके जो टर्म टू आउटगोइंग वाले बच्चे हैं, तो वो अपनी एग्जाम को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। और ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, 8 से 12 तक के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन 45 डेज के लिए अवेल कर सकते हो इस प्राइस पर। ठीक है, एंड गेट द डिस्काउंट यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज।
उसके अलावा नीट और JEE के बारे में भी अगर आप सोच रहे हो ना, क्योंकि आपको 11th में सब्जेक्ट लेना है, तो आप अभी सोच सकते हो वो सब्सक्रिप्शन लेके एक ट्रायल बेसिस पर क्या समझ सकते हो चीजों को कि कैसे पढ़ाई होगी, कितना पढ़ना रहेगा। तो नीट JEE के सब्सक्रिप्शन में भी ऑफर वैलिड है। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम टाइम में ये लास्ट प्लस बैच होगा मेरा, ठीक है, जहां पर जो एग्जाम का गैप रहेगा ना, तो उसमें चारों गैप में हम क्या करेंगे, एक एक दिन 1 घंटे का डेली मैं आपको 2 बजे अवेलेबल रहूंगा, तो जहां पे आप प्लस पर हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, तो एक डाउट सॉल्विंग बैच भी रहेगा 4 दिनों का, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ आपको ये PDF वगैरह चाहिए तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेस भी होती है, सारा सब कुछ, और कम्युनिटी ऐसा होता है जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हर एजुकेटर का, ठीक है। तो मैं आपको ये PDF वहां पे दे दूंगा। समझ में आया? चलिए, तो इसी तरह से और मिलते रहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में। आप समस्या बताते जाओ, मैं आपको समाधान देता जाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।